नेतन्याहू का बड़ा बयान कि अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया है। साथ देने के लिए दोस्त ट्रंप का शुक्रिया उन्होंने कहा। ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, यह बड़ा बयान आया है, यानी ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बड़ा बयान कि अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद, साथ देने के लिए दोस्त ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उन्होंने पहला बयान मीडिया के सामने आकर दिया है और कहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया, दोस्त ट्रंप का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। तो ईरान पर हमले के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू यानी इजराइल की तरफ से पहला बयान सामने आया है और इस हमले में शामिल होने के लिए अमेरिका का भी शुक्रिया इजराइल ने बेन्यामिन नेतन्याहू ने अदा किया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईरान की जो मिसाइल तल अवीव पर मारी गई हैं उनको लेकर बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, यानी डिफेंस सिस्टम के जरिए इन मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है बेन्यामिन नेतन्याहू ने। और चलिए इस बीच इस मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान पर हमले को लेकर हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौलाना असलम रिजवी साहब, जो ईरान मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान को बहुत करीब से मौलाना ने देखा है, समझा है वहां के हालात को। मौलाना असलम रिजवी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। असलम रिजवी साहब, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था काफी दिनों से कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, अब अमेरिका और इजराइल ने, बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस हमले को लेकर आ गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है मुश्तरका तौर पर यह हमला करने के लिए। पहला आपका रिएक्शन क्या कुछ है, किस तरह से इस हमले को आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने फरमाया कि हमला शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि कभी भी ईरान किसी भी हमले में, आप तारीख देख लीजिए ईरान की, कभी भी ईरान ने किसी जंग में पहल नहीं की है। लेकिन अगर किसी ने हमला किया है तो ईरान ने उसका ज़बरदस्त दंदान शिकन जवाब दिया है। आप देख लीजिए कि सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पर अटैक किया था तो उसने पहल की थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया था और उसको पसपा होना पड़ा था। बिल्कुल यही सूरत हाल आज इजराइल के साथ भी है कि उसने पहल की है और ईरान ने यह कहा है कि शुरुआत तुमने की है, खत्म हम करेंगे। जो बात इससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसी बात को ईरान ने दोहराया है कि इस बार भी जंग हमारे जरिए से खत्म की जाएगी, तुमने शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त ईरान का जवाब होगा। बिल्कुल मौलाना, ईरान के जवाब की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि तकरीबन 100 मिसाइल एक साथ ईरान ने तल अवीव पर फेंकी है। और इस बीच बेन्यामिन नेतन्याहू अभी मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने भी दावा किया, उन्होंने भी इस बात को माना है, तस्दीक की है कि ईरान के मिसाइल तल अवीव पर आकर गिरे हैं, लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट किया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इन मिसाइलों को रोक लिया है, यानी ईरान के पलटवार की तस्दीक भी इजराइल ने एक तरह से कर दी है। बिल्कुल, ये तो मैंने, जैसा कि आपने फरमाया कि 100 मिसाइल ईरान ने भेजी है, ये तो शुरुआत है और अभी ये सिलसिला चलेगा। इस 100 मिसाइल में अभी तक खैबर 4 की नौबत नहीं आई है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ईरान अपने हमले को और ज्यादा मजबूत करेगा और दुनिया देखेगी कि एक जालिम मुल्क, एक जारह मुल्क के जो हमेशा हमले की इब्तिदा करता है, उसे कैसे सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल मौलाना, अब जो सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में, खित्ते में अब जो हालात हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाए? क्योंकि एक प्रॉक्सी बड़ा नेटवर्क ईरान का इस खित्ते में है, जो हमेशा जब ईरान के ऊपर मुश्किल हालात होती है तो वो ईरान के साथ खड़े होते हैं। तो क्या इस मुश्किल हालात में भी क्या जो इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे? मशरिक़ वस्ता में जो अरब ममालिक हैं, क्या वो इस मुश्किल घड़ी में एक तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या आपको लग रहा है, क्या कुछ सूरत हाल अब इस लड़ाई की और इस जंग की होने वाली है? मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, अरबों के लिए इस्लामी ममालिक,
जी। अगर ये इस्लामी ममालिक होते तो यकीनन वो ईरान का साथ देते, लेकिन ये इस्लामी ममालिक नहीं, ये मुस्लिम ममालिक है। हम्म। इस्लामी मुल्क होना और है और मुस्लिम मुल्क होना और है। जी। क्योंकि ये सिर्फ बनामे इस्लाम हुकूमत कर रहे हैं, असल में ये मुसलमान नहीं है। हम्म। वरना आज अगर ये अरब मुल्क जो है ये वाकईन हकीकत में मुसलमान होते तो आज मशरिक वस्ता मिडल ईस्ट का जो है माहौल ही कुछ और होता। क्योंकि इस्लाम जो है सिर्फ इनकी जबान पर है, दिलों में नहीं उतरा है। इसलिए ये आज अमेरिका और इजराइल की गाते भी हैं, अच्छा खिलाते हैं। हम लोग कहते हैं जिसकी हम खाते हैं उसकी गाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा मामला है। ये उनको खिलाते भी हैं और उनकी गाते भी हैं। इसलिए नतीजा ये हो रहा है कि आज मशरिक वस्ता के हालात खराब हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल आप मौलाना, इंशाअल्लाह एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकत इजराइल और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। क्या एक तरह से ईरान को तनहा माना जाए, या जितना आसान ईरान को इजराइल और अमेरिका समझ रहे हैं उतना आसान है? क्या आज का ईरान बदला हुआ ईरान है, या फिर जिस तरह से ईरान के ऊपर हमेशा से अमेरिका की पाबंदियां रही हैं? क्योंकि इससे पहले जो 12 दिनों की जंग चली थी और उस जंग में जिस तरह से इजराइल को पसपा किया था, इजराइल को परेशान करके ईरान ने रख दिया था, क्या इस बार भी कुछ उसी तरह की तस्वीर होगी? बिल्कुल। देखिए, जो इसके पहले जो जंग हुई जून में 12 दिन की जंग जो हुई जी। उसमें ईरान को शुरू में काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उधर मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान मुतमईन था कि फिलहाल जब तक के टॉक जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं, जंग तो होगी नहीं। लेकिन इजराइल ने धोखे से हमला किया था तो ईरान तैयार नहीं था। लेकिन इस मर्तबा ईरान तैयार है, तो वो सूरत हाल सामने नहीं आएगी जो पहले आई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 12 दिन की जंग में 2-3 दिन के बाद जो ईरान ने पलटवार किया है और जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें इजराइल के पराख्चे उड़ा दिए थे। और वहाँ का जो रिसर्च सेंटर था जिसपे मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर में इजराइल ने सरमाया लगाया था, ईरान ने उस पर मिसाइल मार के एक लम्हे में इजराइल का अरबों डॉलर का नुकसान किया था। बहरहाल ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इजराइल बहुत छोटा है। ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल को कई साल लग जाएंगे, लेकिन अगर ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है तो उसके लिए चंद हफ्ते की जरूरत है। बिल्कुल मौलाना, आप देखिए कि जो टाइमिंग है इस हमले की, जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले मुज़ाकरात का बहाना लगाकर और एक तरह से धोखे से हमला किया गया था, इस बार भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल थी। और आप देखिए कि रमजान के मौके पर यह हमला किया गया है। कहते हैं कि बड़ा से बड़ा जो दुश्मन होता है वो भी रमजान और रोजों का एहतराम करता है, लेकिन यहां पर इजराइल और अमेरिका ने कोई एहतराम नहीं किया और सीधे सीधे, क्योंकि जिस तरह से लगातार कशीदगी चल रही थी, अब यह माना जा रहा था कि रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है, शायद अमेरिका और इजराइल हमला अभी ईरान पर नहीं करेंगे। बातचीत का दौर भी एक तरह चल रहा है और ईद के बाद हो सकता है कि यह हमला या इसमें कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन आज 10वां रोजा है और रमजान के वक्त रोजे की हालत में यह बड़ा हमला ईरान पर किया गया है। जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि रमजान की हुर्मत का ख्याल इजराइल और अमेरिका ने नहीं किया। तो ये कोई बात ऐसी नहीं थी जिसमें ताज्जुब हो, क्योंकि उनके यहाँ रमजान का कोई एहतराम और हुर्मत तो है नहीं। काश यही बात अरब ममालिक भी समझ लेते जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। आपने इसके पहले भी देखा था कि जब ईरान इजराइल की तरफ मिसाइलें मार रहा था तो जो रास्ते में कुछ मुस्लिम मुल्क थे जिन्हें बहुत से लोग इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनकी तरफ से इंटरसेप्ट करने के लिए नीचे से मिसाइल जा रही थी, ताकि वो मिसाइल जो इजराइल जैसे गासिब पर ईरान की तरफ से जा रही है वो न जा सके। तो जाहिर सी बात है कि माह रमज़ान का ख्याल उनको वो करेगा कि जिसके पास माह रमज़ान की हुर्मत का ख्याल हो, यानी जो एहतराम को समझता हो। जाहिर सी बात है कि इनको इस बात का ख्याल तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि न इन्हें इस्लाम से कुछ लेना देना है। जो दुश्मन इस्लाम है वो माह रमज़ान की हुर्मत का ख्याल कैसे रखेगा।
हाँ बिल्कुल मौलाना, भारत के रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे रहे हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था इजराइल का, लेकिन अब क्या भारत के सामने भी एक बड़ी तशवीश होगी। भारत के बहुत से स्टूडेंट, खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो तलबा हैं, तालीम हासिल करने के लिए ईरान जाते हैं, और इसके अलावा अकीदत से जुड़े हुए बड़े मरकज भी ईरान के अंदर हैं। यानी हिंदुस्तान से ईरान का एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ऐसे में भारत का रुख क्या कुछ होगा इस वक्त? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के ताल्लुकात इजराइल से अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान से उसके ताल्लुकात खराब हैं। भारत के ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे हैं। जब इजराइल की पैदाइश भी नहीं हुई थी, ये बतने मादर से निकला भी नहीं था, तो उस वक्त मौलाना इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। संजय सूरी इस वक्त बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, दोबारा से आते हैं आपके पास। तो आपको बताते चलें कि संजय सूरी इस वक्त नेटवर्क 18 की तरफ से मौजूद हैं, इजराइल के अंदर मौजूद हैं, और सीधे इजराइल में क्या कुछ हालात हैं उस पर वो हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट वो हमें बताते हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और जैसे ही आसमान की ओर देखने से वो नजर नहीं आता। ये आयरन डोम का मतलब है कि तो तल अवीव से सीधे हमारे साथ संजय सूरी जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि इस हमले के बाद अब तल अवीव में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि संजय सूरी सीधे तल अवीव से ही हमारे साथ इनकमिंग मिसाइल आता है और इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल, डिफेंस में मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उनकी टक्कर होती है। तो ऐसा अभी तक यहाँ कोई हमने नज़ारा नहीं देखा, क्योंकि संभव है कि ये कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको काफ़ी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो इजराइल के डिफेंस है ये 3 लेवल पर हैं। सबसे ऊपर एक एरो सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। उसके नीचे है डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए, और उसके नीचे है आयरन डोम जो करीब शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं उनको रोकने के लिए। तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 स्तर हैं इजराइल के डिफेंस और इजराइल की सुरक्षा के लिए। तो ये इस्तेमाल होते हैं, हर दफ़ा नज़र नहीं आता कि ये कैसा हो रहा है, कैसी टक्कर चल रही है, लेकिन आपने सही कहा कि अक्सर ये नज़ारा भी दिख जाता है। जी, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी संजय सूरी बता रहे हैं कि बहुत मजबूत दरअसल घेरा ईरान का है, माफ किया इजराइल का घेरा है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत मजबूत है। लेकिन इससे पहले भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए ईरान ने इजराइल के अंदर कोहराम मचा दिया था, और इजराइल का काफी नुकसान इससे पहले की जो 12 दिनों की लड़ाई हुई थी उसमें ईरान ने किया था। लेकिन इतना जरूर है कि अब एक बार फिर से ईरान ने पलटवार किया। ईरान की तरफ से कई मिसाइल तल अवीव और हैफा पर दागे गए हैं, और एक अफरा तफरी इजराइल के अंदर है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची। इसके लिए, इसको रोकने के लिए इंटरसेप्शन मिसाइल्स भी लॉन्च हो चुके हैं कई जगह पर। फिलहाल जिस जगह में मैं यहाँ खड़ा हूँ टेल अवीव में, ये हमें ऊपर नज़र नहीं आया ऐसा कोई दृश्य, लेकिन ये इस पर निर्भर है कि कौन सा मिसाइल कहाँ लॉन्च होता है, उसको कहाँ इंटरसेप्ट होता है। तो ये इत्तेफाक की बात है किस मिसाइल को कहाँ पर रोका जाए, कहाँ उससे टक्कर ली जाए। तो फिलहाल हमने यहाँ ये नहीं देखा। सायरन ज़रूर तो संजय सूरी बता रहे थे कि तल अवीव में इस वक्त मौजूद है। उन्होंने बताया कि सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही, लेकिन अभी तक कोई मिसाइल आता हुआ नहीं देखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है। यहां लगातार खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर भी इजराइल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सेफ हैं। और पहले ये खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस बड़े हमले के बाद जो अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका हमला किया है, इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई महफूज जगह पर मौजूद हैं।
तो इजराइल और ईरान में बड़ी जंग और ईरान के कई शहरों में एक साथ धमाके सुने गए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया है और एक साथ 100 मिसाइल दागे हैं। और इसके गंगोत्रा जी रिटायर्ड अफसर है, कर्नल है और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। सर पहला रिएक्शन, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने बड़ा अटैक ईरान के ऊपर किया है, किस तरह से इस पूरी कशीदगी को, ये जो वायलेशन है या ये जो पूरी लड़ाई जो अब एक तरह से मिडिल ईस्ट में छिड़ी है, इस जंग को किस तरह से सर आप देखते हैं? देखिए, इसका बहुत दिनों से इंतजार था, काफी दिनों से इंतजार चल रहा था, बहुत दिनों से लोग इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, पर कुछ जो था वो जिसको बोलते ना कि अमली जामा इसको नहीं पहनाया जा रहा था, जो कि आज ऐसा हुआ। क्योंकि बातें हो रही थी, बातें कामयाब नहीं हो रही थी और ट्रंप साहब का ये बिल्कुल क्लियर था कि ये कुछ ना कुछ करने वाले और करेंगे। तो इजराइल को भी तंग था, इजराइल ने भी पहले मार खाई थी जो ईरान से, तो वो भी इस चीज को देखते थे कि इसका भी कुछ ना कुछ बदला हम लेंगे और तब उनका करेंगे। तो यही वजह थी कि इजराइल ने और अमेरिका के पूरे फुल सपोर्ट से इसको जो है वो बिल्कुल उन टारगेट्स को एंगेज किया जहां जहां पर ये आर्मी के उनके दस्तों को नुकसान पहुंचा सकते थे, जैसे कि उनके टॉप लीडर्स के ऊपर और कुछ ऐसे हेडक्वार्टर जहां से ये सारी जो संचलन की कार्रवाई होती है कंट्रोल की, उसके ऊपर हमले किए गए हैं और काफी नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ईरान रिटेलिएट करेगा, पर एक चीज है कि इराक अब इजराइल जो है वो फुली इसलिए इसके लिए प्रिपेयर्ड है। अब उनको मालूम था कि रिटेलिएशन होगी और रिटेलिएशन के लिए उनका जो आवाम है वो बिल्कुल रेडी है, क्योंकि वो लोग इन छोटी छोटी चीजों से डरते नहीं हैं। ईरान एक छोटा मोटा मुल्क होने के बावजूद जो है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर साइट है, तो वो कहें कि भाई डर जाएंगे या मतलब तो उनका नहीं, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। उनके ड्रिल जो हैं और एसओपी जो है बहुत बनी हुई हैं, सजी हुई हैं और आप सिर्फ देखना यही है कि क्या जो इराक का अटैक, मिसाइल अटैक होता है, क्या वो उसको बाहर ही बर्बाद कर देते हैं या वो आकर इजराइल का नुकसान करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये अभी देखने वाली बात है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। जैसे कि आपके भी टेलीविजन में हमारे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो भी इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं कर सक रहे हैं कि मिसाइल जो हैं उन्होंने आकर किसी शहर पर अभी हमला किया है या नहीं किया है। तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि पैसेंजर है हवा में ही चल रही हैं और इजराइल जो है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि रिटेलिएशन बहुत तगड़ी होगी और उस रिटेलिएशन के लिए उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन्होंने अपना जो है वो तगड़ा कर रखा होगा। नुकसान जरूर होगा। ये कहना कि भाई बारूद चल रहा है और बारूद फायर हुआ है और 100 मिसाइल फायर करना और उसमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, पर देखना यही है जो कि अगले चंद घंटों में इसका जो है वो क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। यानी इजराइल और अमेरिका ने जो इतना टाइम लिया, कहीं ना कहीं वो अपनी फुल प्रूफ एक तरह से तैयारी कर रहे थे। हमारे साथ ईरान मामलों के जानकार मौलाना असलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम रिजवी साहब, जिस तरह से यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट मंगोत्रा साहब ने कहा कि इजराइल ने बहुत मजबूत एक तरह से ताकत बनाई हुई है और एक बड़ा मैकेनिज्म दरअसल पहले से तैयारी की हुई थी और उसका डिफेंस सिस्टम के इजराइल की बात की जाए बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इससे पहले की 12 दिनों की जो जंग हुई थी उसमें हमने देखा था कि ईरान ने एक लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी तल अवीव और इजराइल में तबाही मचाई थी। देखिए, मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी, जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि अगर एक मिसाइल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती है तो वो एक मिसाइल जाती है, लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कई मिसाइल की जरूरत पड़ती है। तो ईरान ने अभी अपनी बड़ी मिसाइल, जो मजबूत मिसाइल है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे खुर्रम शहर 4 फॉर एग्जाम्पल,
ईरान ने वो सारी मिसाइल का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसका इजराइल का इंटरसेप्टर कम हो जाएगा तो उस मौके पर ईरान जो है मेन हमला करेगा। अभी ये अलामती हमला है, अभी बहुत छोटे पैमाने पर हमला है। जंग आगे तक जाएगी, ये जंग कई महीने तक भी चल सकती है। तो उस वक्त जो इंटरसेप्टर इजराइल का है वो कम पड़ जाएगा और उस वक्त फिर दुनिया देखेगी कि ईरान और इजराइल के दरमियान कैसी जंग होती है। इसलिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो 100 मिसाइल ईरान ने भेजी है ये बहुत ही मामूली किस्म की है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये जंग जब आगे बढ़ेगी तो उस वक्त नुकसान कुछ ज्यादा ही होगा। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये दोनों मुल्क बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जंग असलहों से ज्यादा हिम्मत और जज्बों से लड़ी जाती है। ईरान के पास हिम्मत भी है, जज्बा भी है, इजराइल के पास और अमेरिका के पास असलहा है। अब देखना यह है कि जज्बे की जीत होती है या असलहे की जीत होती है। बिल्कुल। मैं मंगोत्रा सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब इस कशीदगी के पास ये जो तनाव है, जो एक जंग जैसे हालात बन गए, बल्कि एक तरह से कहिए कि जंग शुरू ही हो गई है, एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए, पूरे रीजन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए या भारत तक की इसके असरात क्या होंगे? एशिया पर भी क्या इसके पूरे असरात होंगे? यानी पूरा जो रीजन है उस पर इसके किस तरह से इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है? मंगोत्रा जी, सर मेरी तो शायद मंगोत्रा जी अब हमारे साथ नहीं है, वो चले गए हैं, लेकिन मौलाना असलम रिजवी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यही सवाल जो मैं मंगोत्रा जी से कह रहा था कि इस कशीदगी के बीच अब जंग शुरू हो गई है इजराइल, अमेरिका और ईरान में, तो इसका पूरे खित्ते पर क्या कुछ असर होगा इस जंग का? देखिए, खित्ते पे असर जंग का बिल्कुल होगा। महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। आप देखिएगा आज शाम तक $2 से $4 पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। जब तेल महंगा होता है तो चीजें महंगी होती हैं, उसका असर आम पब्लिक पर भी होता है। जो मुल्क इस जंग में शरीक नहीं होते उन पर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है और ये स्वाभाविक है, ये होना ही चाहिए क्योंकि हर जंग में यही होता है। तो जो भी एक्सपर्ट होगा वो यही कहेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि अगर जो गल्फ के ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, अगर उन्होंने अपने बेसिस इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दिए तो इसका जो नतीजा है वो बहुत ही भयानक होगा और फिर शायद अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से भागना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ईरान ने अपनी तमाम मिसाइलें जो हैं इन बेसिस पर भी लगा रखी हैं इजराइल के अलावा। तो ये जंग बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है अगर अमेरिका ने एक हिमाकत कर दी, एक नादानी कर दी कि उन बेसिस को इस्तेमाल किया और नतीजा ये होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं उस ममालिक के, यानी जिसे आप जनता कहते हैं, वहाँ की जनता भी खुद अभी भी नाराज है अपने रहबरों से और ज्यादा नाराज हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि पूरे इलाके में एक उबाल पैदा होगा और हर तरफ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और उनके जो नौकर ममालिक हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद होगी, जो खित्ते के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। बिल्कुल। मंगोत्रा सर आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये जो कशीदगी है, जो तनाव है, इसका खित्ते पर असर किस तरह से पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर असलम रिजवी सर ने बताया कि हर जगह पर इसका असर होगा। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते थे कि इस बार अगर इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हुई तो कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो जाए, इस तरह के खदशे भी जाहिर किए गए हैं। मंगोत्रा जी, देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है। मौलाना जी ने बिल्कुल इसको डिटेल में बता दिया कि हर तरफ से लॉजिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर तरफ से जो है वो इसका जो नुकसान है वो सब पूरे ग्लोबली होता है। नॉट दैट के जो कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं उन्हीं को है, जैसे इन्होंने कहा कि दूसरी कंट्रीज पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन
तमाम समुंदर के रास्तों में डिस्टरबेंस चल रही है, जहाज रुक जाएंगे, किसी का पेट्रोल आ रहा है, किसी का सामान आ रहा है, जो शिपमेंट है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो गड़बड़ हैं वो उसका इफेक्ट जो है वो तमाम मुल्कों के ऊपर आएगा, जो ग्लोबल मुल्क हैं, जो इन्वॉल्व भी नहीं है वो भी। अब आ गई जब इन्वॉल्वमेंट की बात, अब इन्वॉल्वमेंट में ऐसा है कि अभी तक ईरान के साथ उनके जो मुल्क हैं, अगर वो भी अभी तक जो है एमिरेट्स जो हैं, जो जैसा कि इस्लामिक कंट्री दूसरी हैं जिन्होंने अभी उसके साथ मिलके काम नहीं शुरू किया है, और अगर ये बातें बड़ी, जैसे कि अभी मौलाना जी ने कहा कि अमेरिकन ने अगर वो बेसिस को इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो खड़ा हो सकता है, और उसमें फिर इराक के जो हमसाए लोग हैं, जो लोग क्लोजर लोग हैं उनके, तो नेचुरल बात है कि वो भी तो बिल्कुल, यानी सिर्फ ईरान अगर खित्ते में कहा जाए तो इसका असर सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि और दूसरे इलाकों पर भी, दूसरे ममालिक पर भी और पूरे मिडिल ईस्ट पर एक तरह से इसका असर पड़ेगा। एस के मंगोत्रा जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मौलाना असलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।